स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का 4th चैप्टर द अर्लियर सिटीज़, आरंभिक नगर। ये कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक का चौथा पार्ट है। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल या एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, जो स्टोरी आपकी आज से रिलेवेंट है, आज से जुड़ी हुई है, लेकिन कैसे हम उससे एक छोटी सी स्टोरी को अपने पास्ट से कोरिलेट करते हैं और अपनी अर्लियर सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि दो भाई हैं, जसपाल एंड हरप्रीत। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु आर एडमायरिंग द डायलेपिटेटेड ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल द हाउंटेड हाउस। तो वो लोग अपने घर के पास ही एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी बॉल एक ऐसे घर में चली जाती होता है। आप लोग भी खेलते होगे घरों में, कहीं पर पास में कुछ ऐसा घर होता है जिसे आप हॉन्टेड हाउस या डरावना घर के नाम से कहते हो और उस तरफ नहीं जाना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करते हो। तो उन्होंने देखा कि ऐसे ही उनके घर के पास एक हॉन्टेड हाउस है, लेकिन कुछ लोग वहाँ, मतलब पुराना घर है, टूटा फूटा सा है, और कुछ लोग वहाँ आकर के उस घर को देख रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। उसका जो आर्किटेक्चर है, उसमें जो भी नक्काशी की गई है लकड़ी के ऊपर, जो भी उसमें डिज़ाइंस बनाई गई हैं। आप लोग भी कभी पुरानी बिल्डिंग्स देखने जाते होगे, अभी तो छोटे हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझ आएगी कि जब आप पुरानी बिल्डिंग जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ये सब देखने जाते हैं, तो इनकी दीवारें हमारे आज के घरों की दीवारों की तरह प्लेन नहीं हैं। उन पर कुछ कुछ काम किया गया है, कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, नक्काशी की गई है, कार्विंग की गई है। तो वो बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत तरीके से बनाई जाती थी लोगों के द्वारा। तो उसी को वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं कि कितना सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है ये। तो वो दोनों भाई और भी उनके फ्रेंड्स सोचने लगे, इनको इस खंडहर में क्या समझ में आ रहा है। तो किस तरीके से पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं और पुरानी सिविलाइजेशन को किस तरीके से वो एक्सप्लेन करती हैं, उन सब चीज़ों को ही हम इस चैप्टर द अर्लियर सिटीज़ या आरंभिक नगर में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, ठीक है, तो उस समय हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, ये 150 ईयर्स पहले की बात है। तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर्स को थे, अचानक से, क्योंकि जब रेल की पटरी बिछाई जा रही है तो वहाँ खुदाई हो रही है, अचानक से उन्हें एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली, पुराना स्थल मिला। तो इस काम में क्या कहते हैं, जो आधुनिक पाकिस्तान में है इस समय मॉडर्न पाकिस्तान में है, हड़प्पा इस इंडिया में नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, उनको ऐसा लगा। तो ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ के ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू दिस एक्टिविटी of those engineers. So then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. तो आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो पुरातत्वविद होते हैं, जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो उनको ये लगा कि ये एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा स्थल है जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस सिटी को सबसे पहले खोजा गया, मतलब खुदाई में इसी जगह में सबसे पहले रिमेन्स मिले, इसलिए बाद में मिलने वाले इसी टाइम के जितनी भी दूसरी प्लेसेस थी जो इसी समय डेवलप हुई होंगी जिस समय हड़प्पा डेवलप हुई थी, इसलिए उन्होंने सारे शहरों को एक सिविलाइजेशन का नाम दिया और उस सिविलाइजेशन को नाम दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो अलग अलग शहरों में ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिल रहे थे, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, चानूदड़ो में, सुरकोतड़ा में, कोई आज के मॉडर्न पाकिस्तान में है, तो कुछ इंडिया में है, लेकिन पूरी सिविलाइजेशन को इन्होंने नाम दिया हड़प्पा। हड़प्पा नाम इसलिए दिया क्योंकि इस सिविलाइजेशन से के जो सबसे पहले प्रमाण या प्रूफ या फिर रिमेन्स थे वो सबसे पहले हड़प्पा में मिले, इसलिए इस समय के सभी शहरों को एक सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है। सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास था इन शहरों में जो इसे सिविलाइजेशन कहा गया, सभ्यता कहा गया। तो बेटा कि इन शहरों में बहुत सी बातें इतनी यूनिक थी
जो हम सोच भी नहीं सकते कि उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या इतनी एडवांस प्लानिंग उनकी होती रही होगी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो यहाँ के शहर थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। पश्चिमी भाग कंपैरेटिवली छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर बना था, और जो ईस्टर्न हिस्सा जो बड़ा था लेकिन वो थोड़ा निचले उसमें बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने नगर दुर्ग या सिटाडेल का नाम दिया है, और जो निचला हिस्सा है उसे निचला नगर कहा है उन्होंने, या फिर उसको लोअर टाउन कहा है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। जैसे आजकल हम अपने घर बनाते हैं, ईंटों से बनाते हैं। ईंटें किससे बनती हैं? मिट्टी से बनती हैं, फिर उनको आग में पकाया जाता है। तो बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों के घर उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी मिले हैं। And the bricks were so well made that they have lasted for thousands of years। यानी कि किस टेक्निक से वो ईंटें बनाई गई थी कि हज़ारों साल बाद भी वो ईंटें उसी कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में पुरातत्वविदों को खुदाई के समय मिली। सो द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई आप लोग समझते हैं, जब एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ हम लोग सीमेंट बालू का जो पेस्ट होता है उससे जोड़ते हैं, तो चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें उनकी खूब मजबूत रहें। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। जो नगर दुर्ग था वहाँ कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल, मोहनजोदड़ो में अ वेरी स्पेशल टैंक which archaeologists call the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar। इसको उन्होंने महान स्नानागार या फिर वृहद स्नानागार या फिर इसको ग्रेट बाथ का नाम दिया है, जो कि मोहनजोदड़ो से इनको मिला है। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे भी बनाए गए। तो ये वो ग्रेट बाथ की पिक्चर है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदड़ो में मिला है। इसको महान स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए कि पानी लीक ना होने पाए, पानी बाहर ना निकलने पाए, इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जो कि आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे जो अब टूट फूट गए हैं। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और यूज़ करने के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था कि पानी भरा ना रहे। और शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक जो स्पेशल सिटीजन्स होते होंगे, विशेष अवसरों पर यहाँ पर वो नहाते होंगे अपने इस स्नानागार को। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा के 2 और शहरों की, कालीबंगा और लोथल। ये शहर, ये इनमें जो है अग्निकुंड मिले हैं। तो ये माना जाता है अग्निकुंड यानी कि जिसके अंदर आग जलाई जाती है, उनको एशेस मिले होंगे उसके। तो ये कहा जाता है कि हो सकता है ये लोग यज्ञ करते हों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े स्टोर हाउसेस, भंडार गृह भी मिले हैं। हो सकता है ये स्टोर हाउसेस वो लोग अपने अनाज रखने के लिए इस्तेमाल में करते होंगे। इसके साथ ही बेटा अब हम इनकी बात करते हैं। अभी हमने हड़प्पा के नगर की बात की, हड़प्पा के नगरों की बात की। उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लोअर टाउन एंड सिटाडेल टाउन। निचला नगर और नगर दुर्ग में डिवाइड किया गया। किस तरीके से वो बिल्डिंग्स बनाते थे, किस तरीके का मटेरियल वो यूज़ करते थे। अब हम पढ़ेंगे उनके हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में कि किस तरीके से वो अपने घर बनाते थे। घरों में यूज़ होने वाला पानी, चाहे वो बाथरूम का पानी हो या किचन से जाने वाला पानी हो, किस तरीके से वो घरों से बाहर जाता होगा, उनकी सड़कें कैसी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम देखेंगे। सो द हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरीज हाइज, यानी कि एक सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी उनके घर हुआ करते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड।
और कमरों क्या कहते हैं, आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, उनके नहाने का जो ये क्षेत्र था वो अलग होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों के अंदर कुआं भी देखा गया है। Many of these cities had covered drains, मतलब जो उनकी नालियाँ थी वो ढकी हुई नालियाँ थी। एंड हाउ केयरफुली these were laid out in straight lines, although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it, भरे ना, वहाँ पे जमा ना हो पानी, वो बह करके चला जाए, इस तरीके का स्लोप नालियों का बनाया गया था। एंड वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वन, यानी कि घरों के अंदर छोटी छोटी नालियाँ थी, फिर वो घरों से बाहर निकलती थी जो सड़क के चारों तरफ दोनों तरफ जो नालियाँ हुआ करती थी, और वो नालियाँ एक बड़े नाले में जाकर के मिलती थी। तो मतलब किस तरीके की टेक्नोलॉजी उस समय के लोगों ने अप्लाई की हुई थी। सो एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. Discuss about how the people of Harappa civilization enjoy their life, how to live their life, उनका जीवन कैसा था, कैसे वो लोग जीते थे, क्या क्या करते रहे होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन उन रिमेन से, उन सब चीज़ों से हमने इस चीज़ का, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करते रहे होंगे। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि हमेशा हर वर्ड में ऐसे होगी। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, हम कंफर्म किसी चीज़ को नहीं कह सकते। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की प्लानिंग में जुटे रहते होंगे। ये पॉसिबल है कि ये शायद रूलर्स होंगे, शासक होंगे, पावरफुल पर्सन्स होंगे। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से, ये जो रूलर्स थे अपने लोगों को भेज करके दूर दूर से जो हैं धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते रहे होंगे। और दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर और ब्यूटिफुल बीड्स एंड फॉर दमसेल्व्स। एंड देयर वर स्क्राइब्स यानी लिपिक, यानी कि वो पर्सन जो लिखने का काम करता है, हम उसे स्क्राइब कहते हैं, ठीक है। स्क्राइब यानी लिपिक यानी कि लेखक। सो स्क्राइब्स आर द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived। हो सकता है ये स्क्राइब्स बहुत सारी चीज़ों में लिखते रहे होंगे। सील्स पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, और हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने लिखी होंगी लेकिन अब हमको वो मिल पा रही हैं। Besides the rulers and scribes, in the Harappan civilization there were man and women like craft persons। कुछ क्राफ्ट पर्सन्स भी होते होंगे क्योंकि बहुत सारा क्राफ्ट वर्क भी हमको हरप्पन रिमेन से देखने को मिलता है। मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। हो सकता है वो घरों में बनाते हों या इसके लिए कोई फैक्ट्री जैसी कोई जगह होती हो जहाँ पर वो सब लोग इकट्ठे होकर के बनाते रहे होंगे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स। लोग दूर दूर जगह जाते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल लाते थे। कच्चा माल वो मटेरियल होता है जिससे कोई नई चीज़ प्रोडक्ट बनाया जाता है। सो मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड अ लॉन्ग टाइम अगो चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस टॉयज़। बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ यानी कि मिट्टी के खिलौने भी टूटे फूटे कंडीशन में हड़प्पन खुदाई से हमको मिले हैं। हो सकता है कि उस समय के बच्चे उन टेराकोटा टॉयज़ से खेलते रहे होंगे। लुक ऑन टेराकोटा टॉयज़, आप देख सकते हैं इस तरीके के मिट्टी के खिलौने रहे होंगे उस समय जिनसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बच्चे खेलते रहे होंगे। अबाउट द क्राफ्ट ऑफ द सिटी, क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या कहते हैं, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। शेल मीन समझ रहे हैं, जो आप लोग क्या कहते हैं नदी के किनारे जाते हैं, रेत होती है, छोटे छोटे शेल, सीपी, शंख सीपी जो मिलते हैं। तो मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. So these things were made
by the Harappans. The Harappans also made seals out of stone. Seals भी बनाते थे. Seals मतलब एक तरीके से उनका एक मार्क हुआ करता था और उसको वो एक क्या कहते हैं चीज़ें खरीदने के लिए भी यूज़ करते होंगे या फिर अपना एक निशान बनाने के लिए भी यूज़ करते होंगे. So the Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. Generally वो लोग क्या करते थे, उन सील्स पर किसी एनिमल का पिक्चर बनाते थे. So the Harappans also made pots with beautiful black designs such as black designs वाले जो उनके बर्तन होते थे उनको हम black pottery भी कहते हैं. Cotton was probably grown at मेहरगढ़. सबसे पहले कॉटन के जो प्रूफ मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं और ऐसा लगता है कि 7000 साल पहले के वो प्रूफ हैं. एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास. एक सिल्वर वास मिला है, उसमें भी कहीं कहीं कॉटन का जो है थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो है वो कपड़े का पाया गया है. एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स. स्पिंडल होल्स मतलब जिससे कि वो सूत काटते थे, यानी कि कपास काट करके उससे से धागा जो है वो बनाते से मिली. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जैसे क्या कहते हैं सील्स हैं या फिर ऑर्नामेंट्स हैं या ब्लैक पॉटरी है, मतलब कि मिट्टी के बर्तनों के ऊपर काली पेंट करना. तो ऐसा माना जाता है कि दीज वर मेड बाय सम स्पेशलिस्ट, यानी कि विशेषज्ञ. एंड अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क. विशेषज्ञ हम उसे कहते हैं जो किसी एक खास काम को करने के लिए ट्रेंड होता है, कुशल होता है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स, है ना. तो यानी कि अलग अलग काम होते हैं जो वो अलग अलग लोगों के द्वारा किए जाते हैं. जैसे कि बालू या स्फटिक पत्थरों की क्या कहते हैं अलग अलग काम, जैसे कि आप कह सकते हैं पत्थर कोई और तराश रहा है, मन की कोई और चमका रहा है, फिर मोहरों पर जो चीज़ें बनानी हैं वो कोई और कर रहा है. हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था. हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम करते हों या फिर महिलाएं भी उनके साथ शामिल होती हों, ये चीज़ तो नहीं क्लियर हो पाई है. लेकिन ये चीज़ समझ में आती है, हो सकता है ये काम सारे के सारे वहाँ पर स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं हो सकता है. एक चीज़ क्या कहते हैं हमने टेराकोटा टॉयज़ आपको बताई थी अभी. टेराकोटा टॉयज़ के साथ एक और चीज़ है फेयंस. फेयंस यानी कि अनलाइक स्टोन और शेल, ये स्टोन और शेल की तरह क्या कहते हैं ये भी क्या कहते हैं जैसे स्टोन और शेल है नेचर में पाया जाता है, मगर फेयंस इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ एन आर्टिफिशियल मटेरियल. ये एक कृत्रिम पदार्थ होता है. ये बालू या स्फटिक पत्थरों का जो पाउडर होता है उसमें गोंद या गम मिलाकर के उससे चीज़ें बनाई जाती थी. उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी ग्लेज्ड लेयर चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग अक्सर करके नीले या समुद्री हल्के हरे जैसे हुआ करते थे. तो वो ये सारी की सारी चीज़ें जो बनाते थे, हमने अभी एक जिक्र किया दूसरे जगह जाते रहे होंगे, वहाँ से रॉ मटेरियल लाते रहे होंगे. तो ये किस किस प्रकार का रॉ मटेरियल लाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, कहाँ से कौन सा रॉ मटेरियल इनको मिलता था, पर अभी आपको बताया है, फिर से हम बता रहे हैं कि कच्चा माल या रॉ मटेरियल होता क्या है. इट इज़ अ सब्सटेंस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली such as wood or ores of metals or produced by farmers or herders. कच्चा माल हम उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनको उत्पादन करते हैं, उनको पैदा करते हैं. जैसे लकड़ी या फिर मेटल के ओर जो हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गन्ना खेतों में उगता है, कौन उगाता है? फार्मर्स, किसान. उसके बाद हम गन्ने से बनाते हैं मिलों में चीनी. तो गन्ना चीनी के लिए रॉ मटेरियल है क्योंकि चीनी गन्ने से बनती है. तो जिस मटेरियल से हम किसी चीज़ को बनाते हैं उस मटेरियल को हम कहते हैं रॉ मटेरियल या फिर कच्चा. सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ये लोग दूर दूर जगह जाते थे और वहाँ से लाते थे. जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और प्रीशियस स्टोन्स, ये लोग इस तरह की चीज़ों को दूर दूर से जा कर के, यानी कि दूसरे देशों में भी उस समय हड़प्पन्स पीपल जाते थे और वहाँ से लेकर के आते थे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम कह सकते हैं टिन which was mixed with copper to produce bones may have been brought from present day Afghanistan and Iran.
Gold could have come all the way from present day Karnataka, and precious stones, they were brought precious stones from present day Gujarat, Iran, and Afghanistan. क्राफ्ट की बात कर ली, इनके रॉ मटेरियल की बात कर ली, कहाँ कहाँ से लाते थे। अब ये लोग अगर वहाँ रहते तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाते भी होंगे, तो ये लोग क्या क्या खाते थे, क्या खाने के लिए उगाते थे, इन सब की चर्चा अब हम इस हिस्से में करते हैं। तो यहाँ के जो लोग थे, वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड द हड़प्पन्स ग्रू, फॉर एग्जाम्पल दे ग्रू वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसेट एंड मस्टर्ड। तो ये सारी चीज़ें ये अपने खेतों में उगाया करते थे, और इन्होंने खेतों में चलाने के लिए एक नया टूल बना लिया था, जो अब हम जिसको हल यानी प्लफ के नाम से जानते हैं। तरीके का टूल, ये दिस इज़ अ टेराकोटा टॉय, जो कि एक हल है, प्लफ है, ऐसा हमें हड़प्पा से मिला है। तो हम ये चीज़ मान लेते हैं कि हड़प्पन्स में यूज प्लफ in the fields to grow crops. Was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real puffs which were probably made of wood have not survived. जो उस समय उन्होंने लकड़ी के हल बनाए होंगे, अब वो नहीं मिलते हैं क्योंकि वो नष्ट हो गए होंगे, which were क्या कहते हैं, but the terracotta toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used, and this means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. The Harappans reared, वो कौन कौन से जानवर पालते थे? Cattles, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements, जहाँ पर उनकी बस्तियाँ बसी थी। इन्होंने बस्तियाँ अपनी वही बसाई थी जहाँ पर इनको पानी की सुविधा थी, जहाँ इनको पानी आसानी से मिल जाता। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. ऐसा भी माना जाता है कि अगर जब बारिश नहीं होती थी, सूखे के दिनों में, वहाँ के वो जो चरवाहे थे, जो पशु चराते थे, वो अपने पशुओं को लेकर के दूर दूर तक चले जाते थे, जहाँ उन्हें उन जानवरों के लिए घास और चारा और पानी की जो उनकी आवश्यकता है वो पूरी भी हो जाए। सारे शहर है, पुरास्थल हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इंडिया में भी, पाकिस्तान में हड़प्पन सिविलाइजेशन की, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी जगह को डिटेल में देखने के लिए हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पर गुजरात, जो कि इंडिया में है, वहाँ के शहरों के बारे में लिया है। तो यहाँ पर खदिर बेद के किनारे एक शहर था धौलावीरा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हड़प्पा के सभी शहर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, निचला नगर और नगर दुर्ग, लेकिन जो धौलावीरा था वो 3 हिस्सों में डिवाइड था। It was divided into 3 parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. और यहाँ पर बीचों बीच एक, जहाँ पर उनके घर बसे हुए थे, जो सेटलमेंट्स था, जहाँ पर बस्तियाँ थीं, उसके पास चारों तरफ जो एक बहुत बड़ा खाली मैदान भी था, जहाँ पर वो अपने कोई भी जो कार्यक्रम उनके रहे होते होंगे, पब्लिक सेरेमनीज़ जो उनकी होती रही होंगी, वो उसको वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते थे। यहाँ पर मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में भी खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को, इन इंस्क्रिप्शंस को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते रहे थे। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये गुजरात में एक जगह है लोथल, ये वहाँ का बंदरगाह है। इट इज़ अ डॉकयार्ड इन लोथल। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। यहाँ एक साबरमती की उपनदी है, इसके किनारे ही लोथल नगर बसा है। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था। ये क्या कहते हैं, मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। में एक ऐसी बिल्डिंग भी मिली है जहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट से सोचते हैं कि वहाँ पे बीड्स या फिर मनके बनाने का काम भी होता रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, आधे अधूरे टूटे हुए बीड्स, मनके बनाने के जो टूल्स होते थे वो भी वहाँ पर मिले हैं, और तैयार मनके यानी कि फिनिश बीड्स भी यहाँ पर पाए गए हैं।
नाउ व्हाट आर सील्स एंड सीलिंग्स? मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होता है? सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स, जैसे आज भी आप देखते हैं कि आपके किसी लेटर, इंपॉर्टेंट लेटर पर सील्स लगती हैं, आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पर भी सील्स लगती हैं। तो स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आफ्टर अ बैग was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये मान लिया जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और आज भी हम लोग सील्स का यूज़ करते हैं। आपके एग्ज़ामिनेशन के पेपर्स आते हैं, वो पैक आते हैं, उनके ऊपर सील लगी होती है इसी तरीके की। अगर वो सील टूटी हुई होती है तो ये मान लिया जाता है कि क्वेश्चन पेपर्स के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ हुई है। और अगर सील सही होती है, इट मीन्स एवरीथिंग इज़ सेफ इन दिस पैकेट। बात करते हैं, ये लोग इतने एडवांस थे, इतनी सारी चीज़ें इनकी अच्छी थी, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या हुआ? ये क्यों नहीं आगे सर्वाइव कर पाई? ये क्यों जो है ख़त्म हो गई? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो अराउंड 3900 years ago we find the beginning of major change. People stopped living in many of the cities. Writing, seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets. The drainage system broke down and new, less impressive houses were built even over the streets. ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि शायद नदियाँ सूख गई थीं, कुछ का कहना है कि शायद जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए उनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी और वो लकड़ी जंगलों से ही लेते रहे होंगे, जंगलों को उन्होंने बहुत काटा। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कैटल्स थे, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले जो मैदान थे यानी कि ग्रासलैंड्स थे, वो ख़त्म हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाता है कि सारे के सारे नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, सब जगह तो ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ऐसे क्या रीजंस थे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के सारे नगर जो है वो ख़त्म हो गए? जाता है, ऐसा लगता है कि शायद जो रूलर्स थे, जो वहाँ पे रूल करते थे, उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के इन द मॉडर्न पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पर भी, वहाँ का जो पंजाब है वो भी पूरी तरीके से, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला हिस्सा था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बहुत सारे नए लोग वहाँ पर आ गए और छोटी छोटी बस्तियाँ जो हैं वो बसनी शुरू हो गई थी। में सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन ही नहीं आई है बेटा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ और भी कई सभ्यताएं थीं जिनके बारे में हम इतिहास में तो पढ़ते हैं मगर आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस में इजिप्शियन सिविलाइजेशन यानी कि मिस्र की सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जिक्र है, जिसको किए बिना हम आगे नहीं चलेंगे। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, जो इस समय इजिप्ट जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। 5000 साल पहले किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, वहाँ पे राजा शासन करते थे। और इजिप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो नील नदी के किनारे बसा है। इजिप्ट को नील नदी का गिफ्ट, नील नदी को इजिप्ट का गिफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर वहाँ नदी ना होती तो इजिप्ट इतना डेवलप नहीं कर पाता, लोग वहाँ पर नहीं बसते। And the kings of Egypt sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. तो वहाँ पे जो राजा रूल करते थे अपने सैनिकों को बोलते थे कि जाइए, दूर दूर जगह जाइए और वहाँ से कीमती चीज़ों को लेकर के आइए। तो कोई भी अपनी कीमती चीज़ यूँ ही आसानी से तो नहीं देता, तो उनको उनके साथ युद्ध भी करना पड़ता रहा होगा। दे आल्सो बिल्ट ह्यूज टोम्स नोन एज पिरामिड्स। आप लोगों ने पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, एक ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। एंड व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज pyramids. These carefully preserved bodies are known as mummies. आप लोगों ने ममीज़ के बारे में भी ज़रूर सुना होगा कि ममीज़ क्या हैं, वो डेड बॉडीज़ जिनको प्रिजर्व करके इन पिरामिड्स में रखा जाता है। A large number of objects were also buried with them. These included food and drink, clothes, their ornaments, their utensils, musical instruments and so many things.
इन पिरामिड्स में जिनकी डेड बॉडीज़ रखी जाती थी उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी जो उनको पसंद थी वो भी उनके साथ उसमें दफनाई जाती थी, जिससे उनको ये लगता था कि जिसकी ये चीज़ें हैं वो अपनी चीज़ों को बाद में भी मिस करेगा आफ्टर डेथ, तो वो उसके पास ही वो चीज़ें हमेशा के लिए रह जाएं, तो उनके साथ ही वो दफना दी जाती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभ्यताओं के बारे में देखा। तो ये मैप है जहाँ पर हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के शहर देखने को मिलते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा है और यहाँ से अब हम मॉडर्न पाकिस्तान को कह सकते हैं, लेकिन उस समय ये पूरा का पूरा इंडिया पाकिस्तान था। तो आप जो हड़प्पा देख रहे हैं इट इज़ नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो इज़ इन पाकिस्तान, सुतकाको इन पाकिस्तान, चन्नूदड़ो पाकिस्तान में है। और ये राखीगढ़ी, कालीबंगा और ये धौलावीरा, सुरकोतड़ा, लोथल ये इंडिया में है। आप देख रहे हैं हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, रावी नदी दिखाई दे रही है ना, रावी रिवर, ये रावी नदी के किनारे हैं और दिस इज़ द मेन रिवर एंड दिस इज़ इंडस रिवर। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस रिवर, सिंधु नदी, तो ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर की ये सारे के सारी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदियाँ हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है नदियों के किनारे जब भी मनुष्य को बसना था वो नदियों के किनारे बसा। इसके पीछे रीज़न था क्योंकि अपने खेतों के लिए उसे पानी भी मिल जाता था और उसको अपने ज़िंदा रहने के लिए भी पानी की ज़रूरत थी। तो इसीलिए इसको कई बार हम कह देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हड़प्पा के मेनली, सारे तो नहीं पर मेनली जो सिटीज़ हैं वो इंडस रिवर के चारों तरफ ही डेवलप हुई हैं। दैट्स ऑल योर चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।